नाज़रीन, फलस्तीनी रेजिस्टेंस ने एक बार फिर बड़े हमले किए हैं जिसमें इजरायली फौज की कैजुअलिटीज रिपोर्ट हो रही हैं। दूसरी तरफ ईरान की जानिब से जो जंगी मशकें शुरू की गई हैं उसका स्केल क्या है, किस सतह के ऊपर ये की जा रही हैं, वो रिपोर्ट्स भी आपके सामने रखेंगे। और इसी दरमियान जो इजरायली करेंसी है वो हिल गई है। ईरान जंग के पेश नज़र इन्वेस्टर्स ने पैसा इसराइल से निकालना शुरू कर दिया है, इजरायली करेंसी हिल गई है। और रीमा हसन जो फ्रीडम फ्लोटिला के जरिए गजा इमदाद लेकर जा रही थी, जिनको गिरफ्तार किया गया, उन्होंने हंगर स्ट्राइक शुरू कर दी है। यूरोपियन पार्लियामेंट है, इजराइल की जानिब से उनको डिटेन किया गया है और उन्होंने हंगर स्ट्राइक जो शुरू कर दी है। और स्वीडन से आज एक बड़ा इकदाम सामने आया। स्वीडन ने इजरायली इकदामात को वॉर क्राइम डिक्लेयर कर दिया है। ये बहुत इंपैक्टफुल चीजें हैं और इजरायली जो इंतहा पसंद गवर्नमेंट है वो इस रियलिटी को फिलहाल देखने के और इजरायली जो इंतहा पसंद गवर्नमेंट है वो फिलहाल इस रियलिटी को देखने से कासिर है कि पूरी दुनिया में किस तरह से इजराइल को अब देखा जा रहा है एज अ वॉर क्रिमिनल जो वो देखा जा रहा है। और साउथ चाइना सी के अंदर नाज़रीन बड़ी एस्केलेशन देखी जा रही है। पहली बार फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री चाइना की जानिब से 2 एयरक्राफ्ट कैरियर एक साथ साउथ चाइना सी के अंदर उतार दिए गए हैं। यह पहली बार इस तरह से हो रहा है और इसका मतलब यह है कि चाइना साउथ चाइना सी के अंदर अपना जो कंट्रोल है वो बढ़ा रहा है और डायरेक्टली मैसेज दे रहा है अमेरिका को, क्योंकि वहां पर अमेरिका ही मौजूद है। और यह अमेरिका को मैसेज 2 एयरक्राफ्ट कैरियर एक साथ चाइना की जानिब से उतार दिए गए हैं। जापान के साथ एस्केलेशन भी सामने आ रही है। अच्छा, लॉस एंजलस से मुजाहरे होते हुए कई रियासतों और अब कई शहरों के अंदर जो है वो स्पेशल जो अमेरिकन फोर्सेस हैं उनको डिप्लॉय किया जा रहा है, स्पेशल फोर्सेस को डिप्लॉय किया जा रहा है और वहां पर मिलिट्री परेड भी होने जा रही है और उसके पेश नज़र ज्यादा सख्त इकदाम है, लेकिन मुजाहरे जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। और एक जो बड़ी गैर मामूली डेवलपमेंट है कि आयरलैंड के अंदर, वो आयरलैंड जो इस वक्त भरपूर सपोर्ट कर रहा है फलस्तीन को, उस आयरलैंड के अंदर एंटी इमिग्रेशन मुजाहरे शुरू हो गए। यानी वहां पर वो फार राइट प्रोटेस्टर निकल आए हैं जो इमिग्रेशन के खिलाफ है। अच्छा, यहां पर पूरा खदशा मौजूद है कि यहां पर जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं आयरलैंड के अंदर और अचानक से शुरू हो गए हैं, इसके पीछे इजरायली लॉबी भी हो सकती है, क्योंकि आयरलैंड की जो सपोर्ट है फलस्तीन के लिए वो इजराइल को कबूल नहीं है, तो ये इजरायली लॉबी भी करवा सकती है। वहां पर भी काफी ज्यादा क्लैशेस हो रहे हैं। तो ये जो फार राइट वाला मसला है, इमिग्रेशन वाला मसला है, ये पूरे वेस्ट के अंदर इस वक्त हमें देखा जा रहा है, अमेरिका में सबसे ज्यादा, लेकिन अब वो लहर जो है वो यूरोपियन कंट्रीज के अंदर भी हमें नजर आ रही है। तो ये तफसीलात आपके सामने रखेंगे। आगाज करते हैं फलस्तीनी रेजिस्टेंस की जानिब से जो बड़े अटैक किए गए हैं। एक तरफ इजराइल को इस वक्त सबसे बड़ा मसला यह है कि उसकी फौज की शॉर्टेज है। फौज की शॉर्टेज की वजह से वो जो हरीदी हैं उनको फौज में भर्ती करना चाहते हैं, वो भर्ती होने के लिए तैयार नहीं है। तो ये एक ऐसा मसला है कि ये इजराइल के अंदर एक सिविल जंग भी छेड़ सकता है, क्योंकि वो जो है वो कभी भर्ती नहीं होंगे और अब शॉर्टेज इतनी ज्यादा है कि उनको भर्ती करना है, क्योंकि बाकी सारा तबका वो इनको भर्ती करने के लिए मुतहद हो चुका है। यानी इजरायली ऑपोजिशन, यानी कि इजरायली आर्मी, यानी कि बाकी जो इजरायली सोसाइटी है, वो तो जाते हैं फौज में लड़ते हैं, तो वो कह रहे हैं कि ये क्यों नहीं जाते और ये टैक्स भी नहीं देते और ना वो लड़ने के लिए तैयार है ना किसी और इकदाम के लिए तैयार है। तो एक बहुत बड़ी कशीदगी। और उसकी पीछे वजह क्या है? पीछे वजह यह है कि फौज की शॉर्टेज हो गई। पहले कभी इजराइल को ऐसी जरूरत महसूस नहीं हुई। तो एक जो इजरायली फौजी वहां पर निशाना बन रहा है, उसका फिर बहुत बड़ा इंपैक्ट है, क्योंकि आगे तक ये मामला। तो अभी उन्होंने 2-3 बड़े ऑपरेशन किए हैं और तीनों खान यूनिस के अंदर किए हैं। पहले बड़े ऑपरेशन के अंदर उन्होंने एक इजरायली फौज जो एक हाउस के अंदर मौजूद थी उसको निशाना बनाया है विद एक्सप्लोसिव डिवाइसेस, किलिंग एंड वुंडिंग नंबर ऑफ देम इन खान यूनिस। और इसके अलावा एक जो टैंक है उसको निशाना बनाया है साउथ ऑफ खान यूनिस के अंदर। फिर वो कह रहे हैं कि मॉनिटर्ड हेलीकॉप्टर लैंडिंग फॉर एन इवैक्यूएशन दैट लास्टेड सेवरल आवर्स। जो इवैक्यूएशन का प्रोसेस है कई घंटे तक जारी रहा। यानी ये इजराइल की मॉडर्न तरीन एयरफोर्स जो है वो इवैक्यूएशन उस तरह से नहीं कर सकी, कई घंटे लगे उनको इवैक्यूएशन करने में। तो ये फलस्तीनी रेजिस्टेंस के मुसलसल और नॉन स्टॉप हमले हैं और वो इलाका जहां जिसको मुकम्मल तौर पर एक मलबे का ढेर बनाया गया है, अभी तक फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस वहां से ऑपरेशन कर रही है। दूसरी बात यह है कि जो ईरान के हवाले से एक सडन एस्केलेशन हुई है और ईरान की जानिब से एक्सरसाइजेज शुरू कर दी गई हैं। तो एक्सरसाइजेज का स्केल क्या है, ये रिपोर्ट भी सरकारी सतह के पर सामने आ रही है। नेशन वाइड ये एक्सरसाइजेज शुरू की गई, बड़ी अहम बात है। ईरान लॉन्चेस लार्ज स्केल मिलिट्री ड्रिल्स टू बूस्ट डेटरेंस।
ये लार्ज स्केल छोटी मोटी एक्सरसाइजेज नहीं है। न्यू राउंड ऑफ नेशन वाइड मिलिट्री एक्सरसाइजेज एम्ड एट रीइंफोर्सिंग कंट्रीज डिफेंस एंड डेटरिंग पावर, डिफेंसिव स्ट्रेंथ, ऑपरेशनल रेडीनेस एंड डेटरेंस कैपेबिलिटीज ऑफ ईरान आर्म्ड फोर्सेस, ये सारा उसका पर्पस है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये नेशन वाइड और लार्ज स्केल सतह के ऊपर। देखिए एक बात ध्यान में रखिए कि जो ईरान की जंग होगी वो प्योरली एक रिलीजियस वॉर होगी। ये इस जंग के हवाले से एक यूनिक बात यह है कि ये प्योरली एक रिलीजियस वॉर होने वाली है। आप इसको आज की सलेबी जंग भी कह सकते हैं, ठीक है। ये प्योरली उधर से उनकी तरफ से भी ये रिलीजियस वॉर है और इधर से भी जो है वो रिलीजियस वॉर है। तो ये जंग जो है वो बड़ी फैसला कुन होगी मिडिल ईस्ट के मुस्तकबिल के हवाले से कि मिडिल ईस्ट को रूल किसने करना है, ठीक है ना। ये इजराइल के और ग्रेटर इजराइल के हवाले से बड़ी फैसला कुन होगी। अगर इजराइल इसमें जीत जाता है तो उसका नतीजा ग्रेटर इजराइल की सूरत में निकलेगा, यानी ग्रेटर इजराइल बनाने में कामयाब हो जाएंगे। और अगर ईरान जीता तो फिर इजराइल नाम की कोई चीज है वो नहीं बचेगी। तो ये बड़ी फैसला कुन जंग जो है वो होने जा रही है और यरूशलेम के हवाले से बड़ी फैसला कुन जंग होगी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने रिलीज किए हैं उसमें उन्होंने मजीद इंकशाफात किए हैं कि किस तरह से जो IAEA है ये इजराइल के साथ कोऑर्डिनेशन में है, इसका सरबराह किस तरह से कोऑर्डिनेशन में है। और फिर नई चीजें सामने आई हैं। ट्रंप आकर जो है वो विड्रॉ कर गया यूनिलैटरली। तो पीछे IAEA उस वक्त इजराइल ये दोनों मिलकर क्या कर रहे थे, ये रिपोर्ट्स में बताया गया है। वो बताते हैं कि 2016 से इनके कोऑर्डिनेटेड जो साजिशें हैं वो शुरू हुई, ठीक है। और चूंकि उस वक्त सिर्फ 5 महीने हुए थे जो ईरान और अमेरिका की न्यूक्लियर डील हुई थी, उस वक्त इनकी साजिशें जब शुरू हुई और 2016 के अंदर ही मौजूदा जो IAEA का चीफ है वो 2016 के अंदर आया था, उसके साथ ही ये साजिशें शुरू हो गई। और वन डॉक्यूमेंट रिवील्स कोऑर्डिनेशन बिटवीन द इजरायली एंटिटी एंड ग्रॉसी, जो इसका नाम है IAEA के चीफ का, टू इंसाइट टेंशन अगेंस्ट ईरान जस्ट 5 months आफ्टर द न्यूक्लियर एग्रीमेंट वॉज कंक्लूडेड। मुआहदा हो गया था लेकिन इजराइल को कबूल नहीं था, तो इन दोनों ने मिलकर ऐसी प्लानिंग शुरू की कि ईरान के खिलाफ जो टेंशन है उसको इंसाइट किया जा सके। और इसमें एक स्ट्रेटजी थी कि जो पब्लिक ओपिनियन है उसको डाइवर्ट किया जा सके और इजराइल का जो नॉन पीसफुल प्रोग्राम है उससे डाइवर्ट किया जा सके। मतलब इजराइल के ऊपर बात ना हो कि भाई ये क्या कर रहा है और इसके पास न्यूक्लियर है, इससे तवज्जो हटाकर ईरान के ऊपर तवज्जो रखी जाए और उसके प्रोग्राम को जो कि पीसफुल है उसे नॉन पीसफुल बताया जाए। He was tasked with stalking confusion about Iran's peaceful nuclear program। आज तक इजराइल और अमेरिका जो है वो ये एविडेंस नहीं रख सके हैं कि ईरान का प्रोग्राम पीसफुल नहीं है। लेकिन आप देखिए हर मीडिया रिपोर्ट में, हर एक उस जो डॉक्यूमेंट आता है उसमें कहते हैं ईरान ये कर रहा है, ईरान वो कर रहा है। इनके 15 साल पुराने बयान भी देखें तो कह रहे हैं ईरान जो है वो न्यूक्लियर बना रहा है। खुद नेतन्याहू के बयान देखें तो कह रहे हैं ईरान जो है वो बस करीब पहुंच गए, चंद हफ्ते दूर पहुंच गए। तो ये चीजें उन्होंने सामने रखी हैं और जाहिर बात है कि वो भरपूर तरीके से हर महाज के ऊपर अपनी कैपेसिटी के मुताबिक ये जंग लड़ रहे हैं कि जिस इदारे से आप हमारे खिलाफ रिपोर्ट दे रहे हैं उसकी तो हैसियत ही ये है। तो अब आप देखिए एक बार फिर ट्रंप जो है वो इजरायली लॉबी का शिकार हो रहा है और जो एंटनी ब्लिंकन है उसने अपनी जुबानी माना कि जो अमेरिका ने ईरान के साथ न्यूक्लियर डील खत्म की वो हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक थी और इजरायली लॉबी की वजह से खत्म हुई। आज एक बार फिर इजरायली लॉबी की वजह से अमेरिका कोई नई मिस्टेक जो है वो करने जा रहा है। और इसके साथ ये बात भी वाज़ेह है कि इन तमाम तर इंटिमिडेशन और थ्रेट्स के बावजूद ईरान अपनी पोजीशन से पीछे नहीं हटेगा। आप देखिए ना, ये जो सैंक्शंस हैं, ये सैंक्शंस क्या हैं? ये सैंक्शन एक वेपन ही तो है रिजीम्स को गिराने के लिए। और इन रिपोर्ट से पता चलता है कि इजराइल कितना अरसा हो गया है उसको ईरान के खिलाफ जंग की तैयारी करते हुए, इसलिए वो कहते हैं कि आज जंग करना जरूरी है। कितने सालों से जंग की तैयारी कर रहे हैं। अब सैंक्शन जो लगी हुई है, सैंक्शन किस लिए होती हैं? कि लोगों को हर्ट किया जा सके, लोगों को खिलाफ किया जा सके गवर्नमेंट के। जैसे क्यूबा पर 50 साल से सैंक्शन लगी हैं, वेनेजुएला पर डेकेड्स कई गुजर गई सैंक्शन लगी है, इसी तरह ईरान के ऊपर लगी हैं ताकि लोगों को जब वो खिलाफ किया जा सके। लेकिन ये तमाम मुल्क जो हैं वो अभी तक सर्वाइव कर रहे हैं। बाकी आप देखें बशार अल असद जो है सर्वाइव नहीं कर सका। तो कई सालों से, कई दहाइयों से ये तैयारियां ईरान के खिलाफ जारी हैं और अब इजरायली लॉबी समझती है कि ये फैसला कुन वक्त आ गया है। अच्छा, इजरायली जो करेंसी है उसको बड़ा धचका पहुंचा है। शेकल वीकन्स, TASE ड्रॉप्स अमिड फियर्स ऑफ इजरायली स्ट्राइक ऑन ईरान। जंग के खतरात के पेश नजर जो है
जो तल अवीव की स्टॉक मार्केट है उसके अंदर भी शार्प डिक्लाइन देखा गया है और इजरायली जो करेंसी है वो भी वीक हुई है। तो जंग छिड़ जाएगी तो पता नहीं फिर यहां पर क्या होगा। देखिए, यूक्रेन की जंग ने दुनिया के ऊपर बड़ा असर डाला, लेकिन फिर भी दुनिया की जो एनर्जी की जरूरियात हैं वो मिडिल ईस्ट से पूरी हुई हैं। तो अब अगर यहां पर भी जंग छिड़ जाएगी तो फिर उसके बाद दुनिया की इकोनॉमी का क्या होगा। तो आज तक अगर जंग नहीं हो सकी तो उसमें सबसे बड़ा फैक्टर यही है कि दुनिया की इकोनॉमी सबसे ज्यादा डैमेज होगी। तो क्या अब इसको साइड पर रखते हुए इजरायली लॉबी हमला करने में कामयाब हो जाएगी, ये बहरहाल देखना है। रीमा हसन जो कि यूरोपियन पार्लियामेंटेरियन है और फ्रीडम फ्लोटिला के ऊपर वो आ रही थी, जिनको डिटेन कर लिया गया और उनको ऑप्शन दिया गया कि वो डिपोर्ट हो जाएं, लेकिन उन्होंने इस ऑप्शन को लेने से इनकार कर दिया, जो कि देखिए ना एक तज़हीक है, एक ह्यूमिलिएशन है। तो बहरहाल वो जेल के अंदर हैं इस वक्त। आप जरा अंदाजा करें, उनको डिटेन किया हुआ यूरोपियन पार्लियामेंटेरियन और इंटरनेशनल वाटर से। तो ये बहरहाल एक इजराइल की बदमाशी है। और रीमा हसन जो हैं वो फलस्तीनियों के साथ यकजहती करते हुए हंगर स्ट्राइक के ऊपर चली गई हैं कि अगर फलस्तीनियों को खाना नहीं मिल रहा तो हम भी हंगर स्ट्राइक के ऊपर जा रहे हैं। यूरोपियन पार्लियामेंटेरियन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रीमा हसन बिगैन अ हंगर स्ट्राइक आफ्टर बीइंग प्लेस्ड इन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट इन इजराइल। कहते तन्हाई के अंदर जो है वो उनको रखा गया। अब जरा इजराइल के बदमाशी, यूरोपियन पार्लियामेंटेरियन है, इंटरनेशनल वाटर से उनको गिरफ्तार किया गया है और अभी तक यूरोप जो है वो अपनी पार्लियामेंटेरियन को छुड़वाने में नाकाम है। तो बहरहाल ये यूरोप की क्रेडिबिलिटी भी दुनिया के सामने है। अच्छा, एक बड़ा वाकया ये भी होने जा रहा है कि यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली है उसके अंदर वोटिंग होने जा रही है गजा के सीजफायर के हवाले से। जो सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर वोटिंग फेल हो गई तो अब वो जनरल असेंबली के अंदर करने जा रहे हैं। आफ्टर लास्ट यूएस वीटो यूएन टू वोट टू डिमांड इमीडिएट गाजा सीजफायर। अब जनरल असेंबली की इस सूरत हाल में कोई अथॉरिटी तो नहीं है, ठीक है, मतलब वो क्या वहां पर वोटिंग हो जाएगी तो क्या इजराइल रुक जाएगा? तो ऐसा तो कुछ नहीं होने जा रहा, लेकिन बहरहाल अब जितना भी हो सकता है वो कर रहे हैं। इससे एक ये सॉलिडारिटी जो है वो शो होगी कि दुनिया कितनी बड़ी तादाद के अंदर फलस्तीन के साथ खड़ी है, कितनी बड़ी तादाद के साथ जब इजराइल और अमेरिका के साथ खड़ी है। तो ये एक वोटिंग वहां पर होने जा रही है। आज स्वीडन से बड़ा इकदाम सामने आया। स्वीडन ने डिक्लेयर कर दिया है सरकारी सतह के ऊपर कि इजराइल वॉर क्राइम कर रहा है। स्वीडिश फॉरेन मिनिस्टर कॉल्स इजरायली स्टारवेशन टैक्टिक्स इन गाजा वॉर क्राइम। तो जो अमेरिकी एम्बेसडर टू इजराइल है उसने कहा कि अगर ये जेनोसाइड हो रही है तो बहुत बुरी बात है। तो इसका मतलब लड़ाई ये है कि ये साबित करना कि ये जेनोसाइड हो रही है, ये वॉर क्राइम्स हो रहे हैं। तो यूरोप से काफ़ी सारे मुल्क जो हैं अब वो बात कर रहे हैं और जिस दिन फ्रांस, बरतानिया या फिर जर्मनी ये मुल्क अनाउंस कर देंगे कि ये एक वॉर क्राइम है, जेनोसाइड है, तो वो बहुत बड़ा दिन होगा। और वो कब तक खामोश बैठे रहेंगे जब उनके इत्तेहादी मुल्क जो हैं और बहुत सारे नेटो के मेंबर हैं जो कह रहे हैं कि वहां पर वॉर क्राइम्स हो रहे हैं, तो ये बड़ी ताकतें कब तक खामोश बैठी रहेंगी। अच्छा, इसी दरमियान जो है वो एक बड़ा फिनोमेना ये देखा जा रहा है कि अक्रॉस द यूरोप पैलेस्टीनियन जो म्यूजियम हैं उनको बनाया जा रहा है और एक्सपैंड किया जा रहा है लोगों तक रेजिस्टेंस की बात पहुंचाने के लिए। पैलेस्टाइन म्यूजियम एक्सपेंड्स टू यूरोप, डिफाइज कल्चरल सेंसरशिप। The expansion marks a significant milestone in the museum's mission to amplify Palestinian narrative. एक तरफ सेंसरशिप है तो फलस्तीनियों का नैरेटिव दुनिया तक पहुंचाने के लिए खासकर यूरोप, तो ये म्यूजियम का एक नया ट्रेंड वहां पर शुरू हुआ है। और इसको शुरू करने वाले जो है वो फैसल साले हैं, ये एक पैलेस्टीनियन हैं और इनकी जो फैमिली है वो डिस्प्लेस हो गई थी नकबा में 1948 के अंदर और ये फिर अमेरिका चले गए। यूएस टेक इंडस्ट्री के अंदर इन्होंने बड़ा नाम वहां पर कमाया और अमेरिका में इन्होंने पहला पैलेस्टीनियन म्यूजियम खोला और अब ये यूरोप के अंदर जब इसको एक्सपैंड कर रहे हैं। इंटरनेशनल कल्चरल इंस्टीट्यूशन एम्ड एट एम्पावरिंग पैलेस्टीनियन टू टेल देयर ओन स्टोरीज। वहां पर पैलेस्टीनियन जो आर्टिस्ट हैं वो सारे आकर, दिस इज जस्ट नॉट अ गैलरी स्पेस, इट्स अ सेंचुरी फॉर पैलेस्टीनियन कल्चर, रेजिस्टेंस एंड मेमोरी। ठीक है, तो वहां पर यानी कि वो अपनी जो बात है वो दुनिया तक मुख्तलिफ अंदाज के अंदर पहुंचा रहे हैं। तो ये भी एक फिनोमेना है, यानी आप देखें ना कि हर बंदा हर सतह के ऊपर अपने अपने अंदाज के अंदर जंग लड़ रहा है। अच्छा, इसी दरमियान बरतानिया के अंदर एक केस फाइल हुआ है जिसमें बरतानिया की गवर्नमेंट को यह कहा गया कि वो हमास से जो बैन है वो हटाया जाए। केज इंटरनेशनल फाइल्स केस टू एंड हमास यूके बैन, डिफेंड प्रो पैलेस्टाइन स्पीच।
तो ये भी एक महाज है। लॉ सूट्स फाइल हो रहे हैं, ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कहीं मीडिया खड़ा हो रहा है, तो एक लड़ाई बहरहाल जारी है। और साउथ अफ्रीका से भी एक खबर देखिए, ड्यूरिंग इंटरनेशनल मैराथन रेस इन साउथ अफ्रीका, इंटरनेशनल जो मैराथन हो रही थी साउथ अफ्रीका में, वहां पर इजरायली जब आया तो फैंस चांटेड स्लोगन्स एट इजरायली पार्टिसिपेंट सेइंग यू आर नॉट वेलकम्ड हियर, फ्रीडम फॉर पैलेस्टाइन। तो ये दुनिया में जहां भी जा रहे हैं तो इनको अच्छा वेलकम जो वो नहीं हो रहा है। अब आप जरा देखिए, यूरोप के लिए जंग रुकवाना कितना जरूरी है, और यूरोप को ये जंगें सूट नहीं कर रही हैं, बल्कि वो बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। आज जो यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट आई है उसको भी जरा देखिए, ग्लोबल डिस्प्लेसमेंट क्राइसिस वर्सन्स एज गाजा जेनोसाइड फ्यूल मैस एक्सोडस। भाई सबसे बड़ा, अगर यहां पर इनको एक तो ओवरऑल उन्होंने बताया कि जो ग्लोबल सतह के ऊपर डिस्प्लेसमेंट है वो बढ़ रही है। किस वजह से? अब जैसे द टाइम्स ने कल लिखा कि 2024 का जो साल था उसमें 61 आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट जो है वो दुनिया में रिपोर्ट किए गए, देखे गए, और ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। तो इन जंगों की वजह से ओवरऑल आलमी सतह के ऊपर जो डिस्प्लेसमेंट है वो बढ़ रही है, और ये सारी डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हो रही है? टुवर्ड्स यूरोप। और यूरोप में ऑलरेडी आपको पता है कि कितना बड़ा मसला बन चुका है। तो फिर अगर फलस्तीनियों को डिस्प्लेस किया जाता है तो ये तो बहुत मैस एक्सोडस होगा, ये इनमें से बहुत लाखों की तादाद के अंदर यूरोप जाएंगे, लाखों की तादाद के अंदर अरब्स के अंदर आएंगे। तो ये तो यूरोप के लिए और ज्यादा कितना नुकसानदेह होने वाला है। और जो मिडिल ईस्ट की रियासतें हैं ये तो इनकी पार्टनर हैं। अच्छा, फिर ये जो लाखों आएंगे मिडिल ईस्ट के अंदर, तो मिडिल ईस्ट की बहुत सारी गवर्नमेंट डिस्टेबलाइज हो सकती हैं, फिर वहां से एक अलग रेफ्यूजीज का क्राइसिस होगा। तो इसलिए ये जंग जो है वो वेस्ट को भी सूट नहीं करती है, मिडिल ईस्ट को भी सूट नहीं करती है। लेकिन बहरहाल एक इजरायली लॉबी है, और अगर आप नोट करें तो ये जंग ग्रेटर इजराइल की है, यानी इजराइल तो बना हुआ है, तो मसला क्या है कि वो फलस्तीन को नहीं बनने देना चाहते और फलस्तीन की जगह पर एक्सपैंड करना चाहते हैं और ग्रेटर इजराइल बनाना चाहते हैं, वेस्ट बैंक और गजा दोनों को शामिल करना चाहते हैं। तो असल में ये लड़ाई जो है वो ग्रेटर इजराइल की है, जिसमें यूरोप कहीं कहीं पीछे हट चुका है, लेकिन अमेरिका अभी तक फुली तौर पर ग्रेटर इजराइल को सपोर्ट करता है। अच्छा, अगली बात यह है कि साउथ चाइना सी के अंदर क्या हो रहा है। अच्छा, साउथ चाइना सी के अंदर पहली बार उन्होंने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो भेज दिए। पहले ब्लूमबर्ग की हेडलाइन देखिए, चाइना सेंड्स 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स इनटू पैसिफिक ओशन इन अ फर्स्ट। 2 चाइनीज एयरक्राफ्ट कैरियर्स आर ऑपरेटिंग इन द पैसिफिक टुगेदर फॉर द फर्स्ट टाइम। ये पहली बार ऐसा हो रहा है। क्यों हो रहा है? चाइना ये क्या सैर करवा रहा है? तो बात यह है कि चाइना साउथ चाइना सी के अंदर अपनी जो डोमिनेंस है, अपनी जो कंट्रोल है, उसको शो कर रहा है 2 एयरक्राफ्ट कैरियर को भेजकर। अब आप देखिए, अब यहां पर भी अमेरिका को ये मिडिल ईस्ट की जंग कितना नुकसान दे रही है। जो अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है उसने सिंगापुर के अंदर खड़े होकर अपनी जुबानी ये इतराफ किया कि हमारी जो असल लड़ाई है वो चाइना के साथ है, और हमने पैसिफिक के अंदर आना है, यहां पर डिप्लॉयमेंट करनी है, यहां पर सारे लॉजिस्टिक्स और सारे रिसोर्सेज यहां पर लेकर आने हैं। अच्छा, ये बात उसने की। कल सेनेट के अंदर हियरिंग हुई है, और सेनेट के अंदर यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस ने यह बात तस्लीम की कि चाइना के लिए तो ये बहुत अच्छा होगा, और चाइना तो बहुत इसको इजी वो होगा कि अगर हम दुनिया के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर ड्रैग हो जाते हैं, अगर हम यूरोप में ड्रैग हो जाएं, अगर मिडिल ईस्ट के अंदर ड्रैग हो जाएं, अगर लैटिन अमेरिका के अंदर ड्रैग हो जाएं, तो चाइना इससे बहुत हैप्पी होगा, चाइना को इससे बहुत फायदा होगा। और चाइना एग्जैक्टली यही चाहता है कि हम दुनिया के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर ड्रैग हो जाएं और पैसिफिक के अंदर ना जाएं। तो ये मानते भी हैं, इस बात को समझते भी हैं कि इनकी असल डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, लेकिन फिर क्या ऐसी वजह है कि अमेरिका असल डायरेक्शन में अभी तक नहीं जा पा रहा, और फिर इजराइल की जंगों में ड्रैग होता चला जा रहा है, डीप स्टेट की जंगों के अंदर ड्रैग होता चला जा रहा है। वो जंगें जिसकी वजह से अमेरिका के ऊपर $36 ट्रिलियन का कर्जा चढ़ गया, सबसे बड़ा बजट डेफिसिट इस वक्त वो देख रहे हैं, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का। उसके बावजूद मिडिल ईस्ट की इन अननेसेसरी वॉर्स के अंदर, यानी यमन में आया ना, इसी पूरी एरोगेंस, इसी पूरे नैरेटिव के साथ आए, तो क्या नतीजा निकला? तो वहां पर वो सिर्फ मजलूम और महकूम है, उनके ऊपर बम गिराते चले जा रहे हैं। तो यमनीज के साथ जब टकराए हैं, तो चाहे वो खुद अमेरिका क्यों ना आकर टकरा गया हो, तो क्या हुआ है? तो वो सिर्फ मजलूम और महकूम है जिनके ऊपर ये बम जो है वो गिराते चले जा रहे हैं। तो चाइना जो है वो अपनी विजडम के साथ, अपनी डायरेक्शन के साथ आगे बढ़ रहा है, और अमेरिकन एम्पायर को जब हर डायमेंशन में वो किस तरह से नुकसान उठा रहा है। अच्छा, जापान के साथ थोड़ी एस्केलेशन हुई है। जापान चाइना
ट्रेड ब्लेम ओवर नियर मिस इंसिडेंट अमिड PLA ड्रिल्स। वहां पर ड्रिल्स भी हो रही हैं और इसके अलावा जो चाइनीज फाइटर जेट्स हैं, वो जो जापानीज फाइटर जेट्स हैं, उनके बिल्कुल करीब गए हैं और जानबूझकर गए हैं, जापान ये कह रहा है। तो वो कह रहे हैं कि दीज एबनॉर्मल अप्रोचेस बाय चाइनीज एयरक्राफ्ट कुड लीड टू अ एक्सीडेंटल कोलिजन्स। तो ये आपस में टकरा सकते हैं, जापान ये कह रहा है। तो ये एक वहां पर छेड़खानी बहरहाल जारी है। लॉस एंजलिस से जो मुजाहरों का आगाज हुआ वो अभी तक रुक नहीं रहा है और 14 जून को अमेरिका के अंदर मिलिट्री परेड होने जा रही है। अच्छा, अमेरिका के अंदर मिलिट्री परेड नहीं होती है, आप इस बात में जानते होंगे। जो लास्ट 2 मिलिट्री परेड्स हुई हैं अमेरिका में, एक हुई थी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सेलिब्रेशन में, और एक जब इन्होंने खलीजी जंग जीती है तो उसके बाद 1991 में, और सोवियत यूनियन भी कोलैप्स हो गया था, तो उस वक्त मिलिट्री परेड हुई थी। ये 2 सिर्फ परेड्स हुई हैं और अब ये तीसरी होने जा रही है। और ट्रंप को बहुत ज्यादा शौक है, इसलिए वहां पर होने जा रही है। और वाशिंगटन DC, और लास्ट टाइम जब 2 लाख लोग वहां पर शरीक हुए, तो इधर से प्रोटेस्ट हैं और वो बढ़ते चले जा रहे हैं, और इधर से परेड की वहां पर तैयारियां की जा रही है। परेड होगी भाई, वहां पर लाखों लोग आएंगे अगर, तो सिक्योरिटी मामलात, लेकिन वाशिंगटन के अंदर भी प्रोटेस्ट का खतरा है और बाकी रियासतों के अंदर भी जानी है। तो खुद अमेरिका, और आप देखें ना, अमेरिका जो है वो लैंड ऑफ बिजनेस है, ठीक है। और अगर वहां पर रोड्स बंद होती हैं, अगर वहां पर क्योस होता है, अगर वहां पर अनसर्टेनिटी होती है, तो मतलब ये तो अमेरिका में सबसे बड़ा, देखें बिजनेस के लिए सबसे नुकसानदेह चीज क्या होती है? अनसर्टेनिटी। और ट्रंप साहब जो है वो सबसे ज्यादा क्या क्रिएट कर रहे हैं? अनसर्टेनिटी क्रिएट कर रहे हैं। तो ये तो अमेरिका के लिए अच्छा नहीं है ना, वो हर डायमेंशन में इस वक्त डैमेज हो रहा है। ICE स्पेशल टीम्स डिप्लॉयड टू डेमोक्रेट लेड सिटीज अनरेस्ट स्पिल्स ओवर। अच्छा, वो डेमोक्रेट्स के साथ इनकी बाकायदा लड़ाई छिड़ गई है। 5 वो सिटीज जहां पर डेमोक्रेट्स की गवर्नमेंट है, उनके गवर्नर बैठे हुए हैं, वहां पर ये जनाब अली स्पेशल अपनी फोर्सेस डिप्लॉय कर रहे हैं, अमेरिकन फोर्सेस डिप्लॉय कर रहे हैं और उनसे पूछे बगैर कर रहे हैं। US इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट ICE is preparing to deploy its special response team to the 5 cities governed by Democrats. Unrest spills over. तो ये जनाब सूरत हाल है, और यानी कि वो थम नहीं रहा, वो आगे बढ़ रहा है। और मैंने आपको बताया कि सबसे ज्यादा अनसर्टेनिटी इस वक्त वहां पर है कि आगे क्या होगा। अच्छा, फिर जो खलील हैं जिनको डिटेन किया गया था, जो फलस्तीनी स्टूडेंट हैं, सबसे पहले इनको गिरफ्तार किया गया था, उनके हक के अंदर फैसला आ गया। US cannot deport Khalil over Rubio's foreign policy claims, judge rules। बड़ा एक फैसला है और अमरीकी इंतजामिया को बड़ा धचका लगा है। और इसी दरमियान नाज़रीन, जो आयरलैंड है वहां पर अचानक से प्रोटेस्ट शुरू हो गए। नॉर्दर्न आयरलैंड रॉक्ड बाय एंटी इमिग्रेशन राइट्स फॉर 3rd नाइट कंसेक्टिव नाइट्स। Ireland anti-immigration rights have gripped and nearby towns, leaving dozens of police officers injured, cars torched and immigrant families forced to flee। मतलब वहां पर बकायदा दंगे फसाद शुरू हो गए। जो फार राइट पार्टीज हैं उनके लोग निकल आए, यानी उनके हिमायती जो है, जैसे मागा वाले हैं ना, और वो एंटी इमिग्रेशन स्टांस रखते हैं, तो आयरलैंड के अंदर भी, और बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स इंजर्ड हो गए हैं, सीरियस इंजरीज भी हैं। और इमिग्रेंट्स को वहां पर उनकी फैमिलीज को जबरदस्ती ये लोग, मतलब लोग आकर उनको जो है वो वहां से भगा रहे हैं। मतलब ये बकायदा वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बहुत ज्यादा खराब है, और इसके पीछे इसराइल का नाम भी चल रहा है, क्योंकि आयरलैंड जो है वो जारी बात है कि वो सपोर्ट करता है, तो इसराइल को कबूल नहीं है। तो चले इससे हटकर भी एक इंपॉर्टेंट बात की, जो फार राइट का मसला है वो यूरोप को अब फेस करना पड़ रहा है। और वजह क्या है? जंगें और जो माइग्रेशन हो रही है। तो ये जो जंगें ईरान के साथ करने जा रहे हैं या गजा में ये जारी रखे हुए हैं, तो इसके नतीजे में तो ये सारा कुछ यही होगा ना, माइग्रेशन होगी। तो बहरहाल ये एक फुलिश पॉलिसी है जिसको फिलहाल जारी रखा हुआ है। ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर किया। आपने राज करें, इजाज़त दीजिए, अल्लाह।